हेलो फ्रेंड्स। बिहार वर्क इंस्पेक्टर वैकेंसी 2025 बिहार तकनीकी सेवा आयोग, आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 31/2025 बम्पर वैकेंसी है। ठीक है, आपको अलग अलग ट्रेड में कुल 700 से अधिक पोस्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आपके पास में आप कोई टेक्निकल डिग्री रखते हैं, खास करके 10th के बाद में अगर आपके पास आईटीआई है, और चाहे वो किसी भी ट्रेड में हो, चाहे वो मशीनिस्ट में हो, ठीक है, चाहे वो फिटर में हो, ठीक है, चाहे तो फिर वो इलेक्ट्रीशियन में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या प्लम्बर में हो, या सर्वेयर में हो, या फिर सिविल में हो, चाहे वो किसी भी ब्रांच में आपके पास में अगर आईटीआई डिग्री है, और अगर आप सपना रखते हैं टेक्निकल जॉब पाने का, अगर आप बाबू वाला और साहब वाला जॉब का सपना रखते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए परफेक्ट है, मस्ट है। और इस तरह की वैकेंसी बार बार देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है बिहार में, नीतीश सरकार एक बार फिर से पावर में आए हैं, उनकी सरकार बनी है, तो अलग अलग विभागों में अलग अलग वैकेंसी आ रही है। तो ये बढ़िया मौका है, अगर आपके पास आईटीआई डिग्री है और अगर अभी तक आपने कोई टेक्निकल जॉब नहीं अप्लाई किया है, और अगर आप टेक्निकल जॉब करना चाहते हैं, और खास करके इसमें इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास में आईटीआई है तो ही आप इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में बीटेक है या डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसलिए अगर आपके पास में 10th है और आईटीआई है, और अगर आप पढ़ने में सिंसियर है, ठीक है, गाइडलाइन आपके पास में अच्छा है, तो ये वैकेंसी आपके लिए परफेक्ट और बढ़िया है। और कम से कम आपके पास में 40,000 प्लस जो होगा ये सैलरी होगा, शुरुआत का बढ़िया जॉब है। तो देखिए आइए क्या कुछ है इसमें देखने को, क्या क्या सिलेबस है, आयु सीमा क्या है, एज क्या है, सब कुछ हम देखेंगे इसमें। क्या क्राइटेरिया है लड़कियों के लिए, क्या खास है कुछ इसमें, ये सब कुछ हम देखेंगे। देख सकते हैं ये वैकेंसी है वर्क इंस्पेक्टर, देख सकते हैं इस वैकेंसी का नाम है वर्क इंस्पेक्टर कार्य निरीक्षक, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्य निरीक्षक यांत्रिक के पदों पे। देख सकते हैं यहाँ पे कि पोस्ट का नाम है कार्य निरीक्षक यांत्रिक, ठीक है, वेतनमान 7th पे स्केल का होगा, ठीक है। योग्यता में देख सकते हैं आप माने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष संस्थान संस्थान से मैट्रिक में उत्तीर्णता हो, अर्थात मैट्रिक आप किए हुए हैं। क्या किए हुए, मैट्रिक आप किए हुए हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। साथ ही आपके पास में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र से अगर आपके पास में डिग्री है इलेक्ट्रीशियन की, देख सकते हैं आप यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, वायरमैन है, ठीक है, इन सब की अगर आपके पास में ये ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और कोई भी, पहले मैंने बोला है कि कोई भी हायर डिग्री हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे या फिर बीटेक हो, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आगे देखिए कि वैकेंसी का डिटेल ये किस तरह से दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अनारक्षित टोटल 198 वैकेंसी है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए है 49, अनुसूचित जाति के लिए 79, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 88 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 58। कुल मिलाकर के यहाँ पे देखें तो 493 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 165 वैकेंसी, ये मैं बता दूं कि ये जो 35% जो रिजर्वेशन होता है गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, ये उनका वैकेंसी है, ठीक है। तो लड़कियों के लिए आप एक तरह से कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा है, क्योंकि एक तो आपके पास में हॉरिजेंटल जो ये आरक्षण है, ठीक है, उनका आपको लाभ मिलेगा। 35% सीट आपका ये कोई छूने वाला नहीं है, इस पर आप ही फाइट कीजिएगा, और कंपटीशन भी कम होगा, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ और देखता हूँ कि लड़कियों के पास में आईटीआई बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास आईटीआई है, और अगर है भी तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके लिए कंपटीशन ही बहुत कम है, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको अगर गाइडलाइन मिल गया इस फील्ड में तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इतना वैकेंसी आप देख सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि अलग अलग ट्रेड में अलग अलग पोस्ट के लिए आपको कुल मिलाकर के 800 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेंगे इस फील्ड में, ठीक है। ये केवल वर्क इंस्पेक्टर का वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए, इसमें केवल इतना पोस्ट दिखाया गया है 493 और 165, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। देख लीजिए आप आयु सीमा का क्या क्राइटेरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 18 वर्ष। और ये जो कट ऑफ डेट होगा 1/8/2025 तक के आपका 18 वर्ष न्यूनतम हो जाना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा आप देख सकते हैं, अनारक्षित जो जनरल है उनके लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, और ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं, ओबीसी पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए 42 वर्ष है। आगे हम देखते हैं जन्म तिथि की जो बात कही गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ डेट पहले ही दिखाया गया है, कितना है कट ऑफ डेट आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कट ऑफ डेट जो है वो 1/8/2025 के लिए है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 962/22/2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ठीक है। अर्थात अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको उम्र सीमा में 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा, और वो कट ऑफ डेट वही हो जाएगा कितना, आप यहाँ पे फिर से आप देख लें कि कट ऑफ डेट जो है वो 1/8/2025 है। कितना है, 1/8/2025 से, अर्थात उस समय तक आपका 10 वर्ष जो भी छूट मिलेगा उस समय तक के लिए मान्य होगा। अगर आपके पास में न्यूनतम उम्र सीमा है तो 1/8/2025 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए, और अधिकतम की भी बात करें तो 1/8/2025 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, इनएलिजिबल हो जाएंगे, आपके पास में कोई मौका फिर नहीं होगा। उसके बाद आप देख लीजिए क्या कुछ कहा गया है आरक्षण को लेकर के।
ये जन्मतिथि के बारे में था, ठीक है। आरक्षण के बारे में, ये आप किसी भी स्टेट के हैं, चाहे आप अगर बाहर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास में जो उम्र सीमा होगा कम से कम 37 वर्ष तो होगा ही होगा। राज्य सरकार बहुत ज़्यादा उम्र सीमा में छूट देती है दोस्तों, तो 37 वर्ष मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एज है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट से हैं, बाहर के स्टेट से हैं, तो आप जनरल की सीट पे फाइट करेंगे, ठीक है। आपके पास जनरल का सीट होगा फाइट करने के लिए। उसके बाद आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब आपको आरक्षण का दावा भी करना पड़ेगा, और साथ में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और ख़ास करके अगर आपको आरक्षण लेना है तो आपको बिहार का अस्थाई निवासी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? निवासी होना पड़ेगा। साथ में आपको जो कुछ भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, या ओबीसी एनसीएल है, या आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा, तब आप आरक्षण का दावा ले पाएंगे, ठीक है। और महिलाओं के लिए खास करके ये कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, और उसमें पिता का नाम अनिवार्य है, ठीक है। और पिता के घर से ही बनेगा, आप अपने मायके से ही बनवाएंगे, वो सही रहेगा। अगर आप अपने ससुराल से बनवाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख ले क्या लिखा गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अभी जैसा मैंने बोला था कि आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ठीक है, एनसीएल जो होगा वो अस्थायी निवास, मूल निवास, ये भी आपको जमा करना पड़ेगा, तब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस लगाना जरूरी होगा, ठीक है, और उनके लिए भी बिहार का स्थायी निवासी है तो उनको भी अपना प्रमाण पत्र लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया आप देख सकते हैं कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग सदस्यों को क्रीमी लेयर, मतलब अगर आप केवल जाति दिखाइएगा, केवल जाति प्रमाण पत्र दिखाइएगा, तो उसके आधार पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको क्रीमी लेयर, ठीक है, एनसीएल सर्टिफिकेट भी लगाना जरूरी होगा। उसके बाद आप देख लें कि किनको किनको ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये अनुसूचित जाति एससी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति एसटी, ईबीसी पिछड़े वर्ग को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, ठीक है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, इन सबको आरक्षण का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, देख सकते हैं आप आवेदन शुल्क। अभी बिहार में बहुत अच्छा है कि जब से नए सरकार का गठन हुआ है, ठीक है, नीतीश कुमार ने घोषणा की है, तब से किसी भी बिहार के आवेदन में आपको 100 रुपया से ज़्यादा शुल्क नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से 100 रुपया बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी स्टेट का स्टूडेंट हो, अगर ITI का डिग्री है, वो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। मात्र 100 रुपया फीस है, और तैयारी में ध्यान दें अपना। नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया जो होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा, जो 100 अंक का होगा और 100 क्वेश्चन होगा। सबसे बड़ी बात कि इस बार जो सिलेबस है ये चेंज किया गया है दोस्तों, ठीक है। बहुत बड़ा चेंजिंग आया है। चेंजिंग क्या आया है कि आपको लगभग सभी ट्रेड से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख लें कि क्या लिखा गया है कि लिखित परीक्षा जो होगा वो सीबीटी के आधार पर होगा। किसके आधार पर? सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल 100 प्रश्न होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है, जो मल्टीपल करेक्ट या सिंगल करेक्ट के आधार पर होगा। और ये 2 घंटे की अवधि होगी एग्जाम की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 घंटे की अवधि, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और यही ITI, इसमें क्या पूछा गया है कि परीक्षा में ITI अर्थात जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और किस तरह का इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो आएगा 10वीं वर्ग का होगा, ठीक है, मतलब कि 10th लेवल तक के होगा। और जिसमें से 15 क्वेश्चन जो होगा वो मशीनिस्ट होगा, 15 क्वेश्चन फिटर होगा, 15 वायरमैन का होगा, और 15 इलेक्ट्रीशियन होगा। मतलब आपको सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये चार जो ब्रांच या ट्रेड है, इन सब का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 20 प्रश्न इसमें गणित के होंगे, और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, जीके जीएस के होंगे। तो आप समझ लें कि कितना टफ ये जॉब हो जाता है, कितना टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि आपका ट्रेड जो नहीं है उसको भी आपको पढ़ना है, और प्लस में मैथ साइंस भी पढ़ना है। तो इस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें कंपटीशन नहीं है। कोई भी हायर डिग्री वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपके पास ITI है तो आप मेहनत करके निकल सकते हैं। तो ये रहा कुछ सिलेबस एग्ज़ाम के बारे में, क्या क्या है नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हर तरह के गाइडलाइन प्रोवाइड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। और हो सकेगा तो मैं मॉडल सेट और प्रैक्टिस सेट भी इस चैनल पर लेकर के आऊँगा, और डीप में मैं थ्योरी भी डिस्कशन करूँगा। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और क्या कुछ आगे किस तरह से एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी फॉलो किया जाए, किस तरह से पैटर्न को फॉलो किया जाए, क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, ठीक है, जिससे रिजल्ट हो, ये सब कुछ मैं अपने अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। वहाँ पे मैं आपको सारा रणनीति बताऊँगा। और आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे निगेटिव भी है लिखा हुआ है, ठीक है। गलत उत्तर के लिए देखिए कि 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है, और एक सही आंसर के लिए 1 अंक दे होगा। तो नॉर्मल, और हाँ, तो ये आप थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि निगेटिविटी भी है, इसमें निगेटिव भी है। और अगर एक से ज़्यादा पालियों में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस इसमें लिख दिया गया है। आप देख सकते हैं कि उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए स्कोर प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। और ये क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 40% लाना जरूरी होगा, पिछड़ा वर्ग है तो 36.5% लाना होगा, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरिया 32%, 34%।
तो ये कुछ था इतना। और सैलरी अच्छा खासा है और बहुत तेज़ी से इसका बहाली प्रक्रिया होगा, बहुत फास्ट एग्ज़ाम भी होगा प्रक्रिया, और सब कुछ होगा, जॉइनिंग प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और तब तक के आगे के लिए, आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, और तब तक के लिए बाय।